हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोग भूगोल पर चर्चा कर रहे हैं। और भूगोल से पहले हम लोग भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसे कवर कर चुके हैं। और जो आपके सिलेबस में तीसरा टॉपिक दिया गया है भूगोल, उसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग भारत एवं विश्व के भौतिक भूगोल पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भारत की नदियां एवं नदियों की घाटी पढ़ चुके हैं। और आज हमें जो पढ़ना है वह पढ़ना है पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद। तो आज हमें जो पढ़ना है वह पढ़ना है पर्वत, पहाड़ियां और हिमनद। फ्रेंड्स, इससे के पहले के वीडियो देखने के लिए आप लोग में प्लेलिस्ट में अवश्य विजिट करें और वहां से जाकर आप लोग भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि पूर्ण रूप से कवर कराया जा चुका है, आप लोग वहां से जाकर अवश्य देखें। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहां से आप लोग जाकर अवश्य देखें और अपना सिलेबस कवर करें। और फ्रेंड्स, अपने पहले ही प्रयास में यूपी ट्रिपल एससी पीटी में 100% क्वालिफाई हो। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक डिस्कशन शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है भारतीय भूगोल के अंतर्गत पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद। फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज के टॉपिक डिस्कशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को दिया गया है जो इस बुक में पहला पॉइंट है पर्वत, पहाड़ियों और हिमनद के अंतर्गत हिमालय पर्वत विश्व की हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई फ्रेंड्स आपसे पूछी जाती है 8,848 मीटर है। फ्रेंड्स, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, जो कि हिमालय में स्थित है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाती है और हज़ारों बार पूछी भी गई है 8,848 मीटर। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका नामकरण माउंट एवरेस्ट कैसे पड़ा। फ्रेंड्स, आप लोगों को दिया गया है ब्रिटानिका और नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वह 8,850 है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ब्रिटानिका और नेशनल जियोग्राफिक को भी याद रखिएगा। इसके अनुसार अगर ऊंचाई पूछी जाती है तो जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वह 8,850 मीटर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं उसके आगे। आप लोगों को दिया गया है वलयों की तीव्रता तथा निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय को 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, अब हमको अगर आपसे यह पूछा जाए कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो वह 4 भागों में बांटा गया है। और फ्रेंड्स, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि वह 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग फ्रेंड्स है ट्रांस हिमालय। जो ट्रांस हिमालय का भाग है वह आपको देखने को मिलेगा, आप लोग देखिएगा। ट्रांस हिमालय का भाग पहला जो है तिब्बत क्षेत्र में, दूसरा है वृहत हिमालय, और वृहत हिमालय को फ्रेंड दूसरे नाम से भी जाना जैसा है, इसे हिमाद्री और महान हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद है लघु हिमालय। लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद फ्रेंड जो आपको चौथा मिलेगा वह मिलेगा बाह्य हिमालय, उप हिमालय, और इसी बाह्य या उप हिमालय को शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4। पहला ट्रांस हिमालय, फिर आपको वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय देखने को मिलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा, आप लोगों को दिया गया है शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो शिवालिक श्रेणी है वह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, यह आपसे पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। आप लोग फ्रेंड्स इसको इंडिकेट कीजिएगा कि भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है वह शिवालिक है, और वह एक नवीन पर्वत का उदाहरण है। आपसे यह पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, और पहले ही इससे पूछा जा चुका है। उसके बाद आप लोग इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स, यह प्रश्न आपसे यूपी PCS में हज़ारों बार पूछा गया है कि जो हिमालय पर्वत में श्रेणियाँ हैं उनको आप लगाइए दक्षिण से उत्तर की ओर। आपको फ्रेंड्स क्रम बताना है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो आप लोग देखिएगा, पहला आप लोगों को दिया गया शिवालिक, फिर धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख,
और काराकोरम। तो फ्रेंड्स आप लोगों को दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना था, आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। अगर आप दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं तो आपको पहले शिवालिक मिलेगी, फिर धौलाधर मिलेगी, फिर पीर पंजाल मिलेगी फ्रेंड्स, उसके बाद आपको जास्कर मिलेगी, फिर लद्दाख मिलेगा और काराकोरम मिलेगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझे होंगे। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि अरावली से आपके पेपर में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोग को दिया गया है अरावली गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी विस्तृत है। तो फ्रेंड्स अगर यह पूछा जाता है कि अरावली की लंबाई कितनी है, तो अरावली की लंबाई जो है वह 800 किलोमीटर है, आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है अरावली श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल, वेरी इंपॉर्टेंट से कीजिएगा कि जो अरावली का निर्माण है वह प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, जो कि 600 से 700 यानी 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। फ्रेंड्स जो प्री कैम्ब्रियन काल का टाइम पीरियड है वह 600 से 700 यानी 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है अरावली भारत में नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि जो अरावली श्रेणी है फ्रेंड्स वह भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया अरावली श्रेणी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगी 1722 मीटर, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वह गुरु शिखर है, और अगर आपसे गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी जाती है तो वह 1722 मीटर आपको देखने को मिलेगी। आप लोगों से यह पूछा जा चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है विंध्याचल। अरावली सतपुड़ा आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे अगर यह पूछा जाता है कि सतपुड़ा श्रेणी, अगर आपसे पूछा जाता है तो जो सतपुड़ा श्रेणी है यह सतपुड़ा रेंज आपको दक्कन पठार का भाग है। जो फ्रेंड्स यह सतपुड़ा रेंज है वह दक्कन के पठार का ही एक प्रकार का भाग है, आप लोग इसको भी इंडिकेट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार, इंडिकेट कीजिएगा। जो सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है वह आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में है, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि जो सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है वह आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स यह जो आपसे एक बार जो इससे पहले यूपी TSS वीडियो का पेपर हुआ था वहाँ पर इस तरह के आपसे कई सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है सतपुड़ा श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई महादेव पहाड़ी के पंचमढ़ी के निकट धूपगढ़ की फ्रेंड्स अगर आपसे ऊंचाई पूछी जाती है तो वह 1350 मीटर आपको देखने को मिलती है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो आप लोगों को फ्रेंड्स बताना है कि जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है वह धूपगढ़ आपको देखने को मिलेगी, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। उसके आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को दिया गया है नीलगिरी पर्वतमाला, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। नीलगिरी पर्वतमाला जो कि आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में, तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। जो नीलगिरी है यहीं पर आकर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट फ्रेंड्स मिलते हैं, इसे पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु भी कहा जाता है, तो वह नीलगिरी है। जो नीलगिरी आपको देखने को मिलती है वह तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में इसका विस्तार आपको मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, डोडा बेट्टा। जो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है वह डोडा बेट्टा है, और जिसकी ऊंचाई आपको 2637 मीटर देखने को मिलती है, जो कि दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। फ्रेंड्स अब हम लोग जब पढ़ चुके हैं कि दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर वह डोडा बेट्टा है, जो कि नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई आपको 2637 मीटर देखने को मिलती है। अब हमको जो पढ़ना है वह देखना है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है। फ्रेंड्स जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है वह अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई श्रेणी पर स्थित अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई आपको 2695 मीटर देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है पश्चिमी घाट, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा
पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आपसे यह पेपर में पूछा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया केरल में सह्याद्री को सहस्त्र पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, यह प्रश्न अभी तक तो नहीं पूछा गया है लेकिन आगे पूछा भी जा सकता है। और अगर ये पेपर में अगर पूछा गया तो 99% लोग इसका आंसर जो है वह गलत करके आएंगे। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि केरल में सह्याद्री को सहस्त्र पर्वतम के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है कार्डेमम। कार्डेमम पहाड़ी दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्व हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर अवस्थित है। तो फ्रेंड्स आपसे सिंपल वे में यह पूछा जाएगा कि जो कार्डेमम पहाड़ी है वह कहाँ है, तो यह केरल और तमिलनाडु दोनों जगह आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है कार्डेमम पहाड़ियों पर इलायची, इंडिकेट कीजिएगा कि जो कार्डेमम पहाड़ी है वह आपको तमिलनाडु और केरल में फ्रेंड्स देखने को मिलती है। और उसके बाद कार्डेमम पहाड़ी पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। तो आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा कि कार्डेमम पहाड़ी पर इलायची की खेती जो है वह व्यापक पैमाने पर की जाती है, यानी वृहद पैमाने पर फ्रेंड्स देखने को मिलती है। उसके बाद आपको दिया गया है सेवराय पहाड़ी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। सेवराय पहाड़ी या सेवराय हिल्स तमिलनाडु के सालेम कस्बे के पास स्थित। तो फ्रेंड्स सालेम को आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, आप लोगों से सिंपल वे में यह पूछा जा सकता है कि सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में। तो आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन, इंडिकेट कीजिएगा। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो है वह यारकाड सेवराय पहाड़ी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स आप लोग यारकाड को इंडिकेट कीजिएगा। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड सेवराय पहाड़ियों पर स्थित है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जाता है, तो आप लोग यारकाड को इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं बालाघाट श्रेणी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। बालाघाट श्रेणी हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला श्रेणी महाराष्ट्र में फैली है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको फिर से पढ़िएगा। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ जो है यह आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलिए और आगे आपको दिया गया कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग कामेत और त्रिशूल को भी याद रखिएगा, यह आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया मरखा घाटी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। मरखा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड। मरखा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो कि बना अक्टूबर 2019 से प्रभावी की प्रसिद्ध घाटी, यानी आपसे पूछा जाएगा सिंपल वे में कि मरखा घाटी कहाँ पर स्थित है, तो वह लद्दाख में स्थित आपको देखने को मिलेगी मरखा घाटी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलिए, आप लोगों को दिया गया है, आप लोग देखिएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, अगर आपसे फ्रेंड्स पूछा जाता है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो वह है माउंट गाडविन ऑस्टिन या K2 जो कि काराकोरम श्रेणी, फ्रेंड्स आपसे काराकोरम श्रेणी भी पूछा गया है। तो जो यह माउंट गाडविन ऑस्टिन या K2 है, आपको काराकोरम श्रेणी पर देखने को मिलेगी। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया समुद्र तल से K2 की ऊंचाई, अगर आपसे पूछा जाता है तो जो समुद्र तल से K2 गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है वह आपको 8611 मीटर देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है जो K2 गाडविन ऑस्टिन है वह पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है। तो आप लोगों से अगर यह पूछा जाए कि जो K2 गाडविन अवस्थित है वह कहाँ पर है, तो फ्रेंड वह POK में आपको देखने को मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को दिया गया है नंदा देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। जो नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च यानी K2 की ऊंचाई अगर फ्रेंड्स पूछा जाए तो वह 8611 मीटर तथा जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह है कंचनजंगा जो कि आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी। कंचनजंगा की ऊंचाई वह 85-98 मीटर के बाद जो है वह नंदा देवी की ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि जो नंदा देवी है वह भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड्स उसकी ऊंचाई जो आपको देखने को मिलेगी वह 7816 मीटर जो है नंदा देवी की ऊंचाई आपको 7816 मीटर देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया पालघाट दर्रा, इंपॉर्टेंट कीजिएगा।
पालघाट दर्रा जो है फ्रेंड्स वो आपको नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित दर्रा है, जिसे हम पालघाट दर्रा के नाम से जानते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स पालघाट दर्रा के अलावा भी आपके लिए बहुत सारे दर्रे जो हैं वह पश्चिमी घाट या प्रायद्वीपीय भारत में आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो वह कौन कौन से हैं? वह है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। यानी पाल घाट के अलावा भी आपको थाल घाट और भोर घाट दर्रा पश्चिमी घाट के आपको प्रमुख दर्रे हैं, तो इनको भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है भारत के प्रमुख हिमनद एवं उनकी लंबाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, भारत के प्रमुख हिमनद एवं उनकी लंबाई से फ्रेंड्स आपके पेपर में जो है हिमनद से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। आपको एक तरफ दिया गया हिमनद और दूसरी तरफ दिया गया है लंबाई जो कि किलोमीटर में है। तो फ्रेंड देखिएगा, जो सियाचिन हिमनद है उसकी लंबाई आपको 76.64 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है बाल्टोरो हिमनद फ्रेंड्स, उसकी लंबाई आपको 58 किलोमीटर देखने को मिलेगी। उसके बाद है चोमोलुंगमा, इंपॉर्टेंट कीजिए, जो चोमोलुंगमा हिमनद है उसकी जो लंबाई है वह फ्रेंड्स 50 किलोमीटर। उसके बाद बियाफो ग्लेशियर है फ्रेंड्स, उसकी जो लंबाई है वह 60 किलोमीटर है। उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर की लंबाई 26 किलोमीटर। उसके बाद फ्रेंड दिया गया है रुंडुन ग्लेशियर है उसकी लंबाई 19 किलोमीटर। और जो फ्रेंड्स कंचनजंगा है इसकी लंबाई आपको 16 किलोमीटर देखने को मिलेगी। और इसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया केदारनाथ ग्लेशियर है इसकी लंबाई आपको 14 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग इसको पढ़े होंगे, और अगर अभी तक आपको अगर यह कंठस्थ नहीं हुआ है तो आप लोग PDF लेकर पढ़ सकते हैं और उसके बाद कंठस्थ कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है भारत के प्रमुख दर्रे एवं संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके पेपर में दर्रों से प्रश्न 100% पूछा ही जाएगा, तो आप लोग इसमें गलती नहीं कीजिएगा। आप लोगों को एक तरफ दिया गया है दर्रा और दूसरी तरफ दिया गया उससे संबंधित राज्य। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। आपको जो पहला दिया गया है रोहतांग दर्रा, जो फ्रेंड्स रोहतांग दर्रा है वह आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। उसके बाद बनिहाल दर्रा आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। नाथुला दर्रा आपको फ्रेंड्स सिक्किम में मिलेगा। उसके बाद आपको लोगों को दिया गया नीति दर्रा फ्रेंड्स वह आपको उत्तराखंड में मिलेगा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड्स, सिपकिला दर्रे को इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यहीं से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको दिया गया बूमला जो आपको मिलेगा वह अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। माना दर्रा जो है आपको उत्तराखंड में फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को दिया गया जेलेफला आपको सिक्किम में फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको दिया गया मुलिंगला जो है वह आपको उत्तराखंड में, और लिपुलेख दर्रा फ्रेंड्स वह आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट कीजिएगा भोर घाट दर्रा फ्रेंड, जो भोर घाट है वह आपको महाराष्ट्र, पाल घाट केरल, जोजिला दर्रा लद्दाख और डाफला, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड डाफला दर्रा जो है वह आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग दर्रे को ईमानदारी पूर्वक पढ़ा होगा। अब हम चलते हैं आगे और आके देखते हैं कि और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश की फसल यानी आंध्र प्रदेश के फॉल्स DB बिंदु से तमिलनाडु के केप कैमोरिन तक है। तो फ्रेंड्स आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक है, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि कोरोमंडल तट कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स वह आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच आपको देखने को मिल सकता है कोरोमंडल। फ्रेंड्स हम आपको बता दें, मान लीजिए कि ऐसे से नीचे वाला प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ पर जो तट है उसे हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, और इधर जो मिलेगा केरल की ओर वह मालाबार तट मिलेगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है, आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, आपको एक तरफ दिया गया है पर्यटन स्थल और दूसरी तरफ आप लोगों को दिया गया है कि उस पर्यटन स्थल की जो स्थिति है वह आपको कहाँ देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स आप लोगों को जो पहला पर्यटन स्थल दिया गया वह दिया गया है माउंट आबू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यहाँ पर आपको दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पे देखने को मिलेगा। फ्रेंड जो माउंट आबू है वह आपको अरावली पहाड़ियों पर मिलेगी। उसके बाद जो हिल स्टेशन है कोडाई कनाल फ्रेंड्स यह पालनी पहाड़ी पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है ऊटक मंड फ्रेंड्स वो आपको नीलगिरी पहाड़ियों पर देखने को मिलेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है शिमला है वह धौलाधर श्रेणी में फ्रेंड्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा।
उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलिए, आगे आप लोगों को दिया गया है शांत घाटी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। शांत घाटी को फ्रेंड्स इंग्लिश में साइलेंट वैली भी कहा जाता है। आप लोगों को कहीं कहीं साइलेंट वैली के नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, जो शांत घाटी है वह आपको केरल में देखने को मिलेगी। जो शांत घाटी है वह केरल में अवस्थित है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को दिया गया पीर पंजाल श्रेणी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। पीर पंजाल श्रेणी, जो पीर पंजाल श्रेणी है फ्रेंड्स वह आपको जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि पीर पंजाल श्रेणी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। तो आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया उत्तराखंड में संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कि उत्तराखंड में संरचनात्मक घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, तो वह दून के नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा गया है। और उसके बाद आप लोगों को दिया गया कुल्लू घाटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। जो कुल्लू घाटी है वह धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। तो आप लोग कुल्लू घाटी को याद रखिएगा, यह धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित आपको देखने को मिलेगी कुल्लू घाटी। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत जिन्हें हम पैलियोजोइक युग में निर्मित हुए। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत है इनका निर्माण फ्रेंड्स कब हुआ, तो वह पैलियोजोइक युग में हुआ। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण जो है वह कब हुआ, तो वह पैलियोजोइक युग में हुआ। और फ्रेंड्स अगर आपसे अब पूछा जाता है कि भारत की तटरेखा, यह आपसे बार बार पेपरों में पूछा गया है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो वह 7516.6 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी भारत की तटरेखा। चलिए फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है भारत की अजंता जो कि आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। भारत की अजंता पर्वत श्रेणी में केवल एक ही राज्य में विस्तारित है। फ्रेंड्स अगर यह पूछा जाए कि अजंता आपको कहाँ पर विस्तारित देखने को मिलेगी, तो वहाँ महाराष्ट्र में आपको मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाता है कि सबसे अधिक लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वह राज्य आपको देखने को मिलेगा गुजरात। जो गुजरात है उसकी समुद्री तटरेखा फ्रेंड्स सबसे लंबी है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। और आगे आप लोगों को दिया गया है भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। तो फ्रेंड्स इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वह आप लोगों को पढ़ाया जाएगा भारत के मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, जो आपके सिलेबस में दिया गया है भारतीय भूगोल के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको जल्द से जल्द गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि इससे पहले हम भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उन सभी सारी क्लासों को नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।